अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम जीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब हुआ वही जिसका डर था, और एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो दोहराना नहीं चाहता लेकिन उसको क्रिकेट की इस्तिलाह में दोहरा देता हूँ कि जो डर गया वो हार गया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 74 रन से शिकस्त दे दी, और एक ऐसा टेस्ट जहाँ पे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। डोंट फॉरगेट कि 506 रन बनाए इंग्लैंड ने पहले रोज़, 4 सेंचुरियाँ बनी, तो 112 साल तारीख के वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब एक फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन है। अपने दौर में यूट्यूब में वो बहुत ज़्यादा बातें करते रहे, लेकिन जो इंग्लैंड के खिलाफ पिच बनी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही पिचेस बनी थी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी टेस्ट सीरीज हारा, और अब यहाँ भी पहला टेस्ट बुरी तरह हार गया है। और इंग्लैंड की ये एक बहादुरी की दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने एक बहुत डेड विकेट पर भी रिजल्ट को फोर्स किया, और वो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर द ब्रेव, तो इंग्लैंड को कामयाबी भी नसीब हुई। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। इकबाल बेग साहब, क्रिकेट की इस्तिलाह में मैं कहूँगा सर, जो डर गया वो हार गया, क्या ऐसा ही है? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, तो बेन स्टोक्स का कल बहादुराना डिक्लेरेशन, 343 रन का, पाकिस्तान की आज मनफी अप्रोच जब मैच शुरू हुआ, आज पहली घंटे में 14 ओवर्स में 13 रन बनाना, कि माइंड सेट ही ये था कि ड्रॉ करना। वो कहते हैं ना कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। हमने एक ऐसी पिच बनाई थी कि जो डेड विकेट है, कि जिसपे इंग्लिश बॉलर्स जो है वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, और अब आप देखें कि पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स में 4 विकेटें जिमी एंडरसन ने, 4 विकेटें ऑली रॉबिन्सन ने हासिल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उनके डर से, उनके खौफ से इस तरह की पिच तैयार की थी कि जिस पर वो कामयाब ना हो, और वही उल्टा हुआ। मेरे ख्याल में ये सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट इससे बड़ी रुस्वा हुई है। आप हेडलाइंस देखें, जिस तरह से इंग्लैंड ने 657 रन बनाए, फिर पाकिस्तान ने 599 रन बनाए, पूरी दुनिया में हमारी बड़ी जगहसाई हो रही थी। और इस तरह की पिच तैयार करके लोग कह रहे थे कि ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इस ड्रॉ को फतह में तब्दील किया बेन स्टोक्स की जारहाना हिकमत अमली ने। उसने किस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान की, कहाँ गया हमारा कोचिंग स्टाफ, लाखों रुपए महाना तनख्वाह लेता है, पता चला बैटिंग कोच जो है वो मुल्तान चले गए, पिच को देख रहे हैं वो वहां। तो इतने दिनों से ये स्केड्यूल पहले से तय था, तो उस वक्त आपने पिचेस को नहीं देखा था। जब आप पे ऊपर से तलवार लटकती है तो आप पिच को देखने लग जाते हैं। कहाँ गए बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ जो लाखों रुपए ले रहे हैं? क्या की बैटिंग आपके बैट्समैनों ने? इवन आपके टेल एंडर्स ने उन बैट्समैनों को, टॉप ऑर्डर्स को आईना दिखाया कि किस तरीके से बैटिंग की जाती है। वो तो शुक्र करें कि वो एलबीडब्ल्यू कर दिया उन्होंने, जैक लीच ने, नसीम शाह को, वरना ये मैच आपके टेल एंडर्स ड्रॉ की तरफ ले गए थे, वरना हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैनों ने तो कोई कसर पूरी नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल। अब ये सर बहुत ज़्यादा इस पर सवाल उठते हैं कि आपको याद होगा रमीज़ राजा साहब जब यूट्यूब पे बात किया करते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट का जीपीएस ठीक कर देंगे, हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। पर सर जिस तरह की विकेट है, आप देखें कि रावलपिंडी की पिछली विकेट को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी ने बिलो एवरेज डिक्लेयर किया। रमीज़ राजा साहब के होते हुए ये हो रहा है तो ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि वो शायद इससे ज़्यादा बेहतर बातें करते थे। क्या मजबूरी क्या होती है सर, जब चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या फिर सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, फिर यही डिफेंसिव माइंडसेट? जब चेयरमैन बन जाते हैं, आपको 25 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाए, आपको जब कहीं दौरे पर जाएं $950 डेली अलाउंस मिले, तो फिर क्या होगा? सारा अग्रेशन ठंडा हो जाता है। जब रमीज राजा साहब अपने यूट्यूब चैनल पर कहते हैं ना कि मस्बत अप्रोच, जाएं, फाइट करें, जान मारे, क्या हुआ इस पिच के साथ? तो मेरे ख्याल में उन्हें सोचना चाहिए। फिर वो कहानियां करते हैं। आपको पता है कि कराची में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि वन मैन शो, कहते जी वन मैन शो हो रहा है। लाहौर में उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान जूनियर लीग पर कितने पैसे खर्च हुए, वो कहते हैं ₹2.50। यहाँ इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था पिंडी, वहां वो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश टीम अपने T20 के लड़कों को लेकर आ गई। कोई लॉजिक तो समझ में आए ना इन लोगों की। रमीज राजा ने एमबीए किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, पढ़े लिखे क्रिकेटर हैं। इनके वालिद चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब के राजा सलीम अख्तर, और रमीज एक डिसेंट सुलझे हुए इंसान है। लेकिन मुझे लगता है अब्दुल गफ्फार, आपका भी इंटरेक्शन होता रहा होगा, 13 सितंबर 2021 के बाद से ये वो वाले रमीज राजा नहीं रहे। कहते हैं कि इक़्तिदार, इज्जत, दौलत, शोहरत इंसान के ज़र्फ का पता देती है। तो रमीज राजा बिल्कुल ही तब्दील हो गए, और फिर तब्दील होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब उन्हें इसका जवाब देना होगा। अगर वो ये कह रहे हैं कि बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन थी मेरे लिए, मैं बड़ा एम्बैरस हुआ हूं, तो भाई आप चेयरमैन है, यू आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, सब आपके अंडर है, पत्ता नहीं हिल सकता आपकी इजाजत के बगैर। तो आपने कैसे ऐसी पिच बनाने दी? इसका मतलब है कि आपका भी तो अमल दखल होगा ना, आपकी इनपुट ली होगी। जब आप टीम चेंज कर सकते हैं चेयरमैन बनने के बाद, लास्ट ईयर आपको याद होगा अब्दुल गफ्फार के T20 वर्ल्ड कप के लिए 4 तब्दीलियां हो गई, तो आप यहाँ नहीं कुछ कर सकते। मेरे ख्याल में ये वही बात हो गई कि जो हमने जिस तरह की पिच बनाई ना शिकस्त के खौफ से, तो जब
कबूतर आंखें बंद कर लेता है जब बिल्ली आती है, तो यही हुआ कि हमने आंखें बंद की और बिल्ली हमें खा गई, इंग्लैंड ने हमें टेस्ट मैच। और अब आप देखें ना कि 22 साल के बाद इंग्लिश टीम ने पाकिस्तानी सरजमीन पर कोई टेस्ट मैच जीता है। 2005 में जब इंग्लिश टीम आई थी, पाकिस्तान वो सीरीज जीता था, और आखिरी मर्तबा नासिर हुसैन की कप्तानी में इसी तरह की सूरत हाल थी जब कराची टेस्ट हम हारे, और उससे पहले 1961 में टेड डेक्स्टर की कप्तानी में लाहौर टेस्ट हारे। तो ये तीसरा टेस्ट है जो इंग्लैंड ने जीता है। मैं समझता हूँ बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी ही नागुफ्तबे और बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जिस रमीज राजा के आप शॉट की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे ही दिन एम्बेरसमेंट करार दिया इस पिच को, उनका क्या, ये आपको दिखा देते हैं, फिर आके मिर्जा इकबाल बेग साहब का तबसरा भी हासिल करते हैं। हम अभी टेस्ट मैच पिच बनाने से ना हम डार्क एजेस में रहते हैं। T20 और 50 ओवर्स में एक्सपोज नहीं होती हैं पिचेस, 5 डेज में पिचेस एक्सपोज होती हैं। सो और उसको ठीक करना है, क्योंकि जब तक टेस्ट क्रिकेट की, और ये इसलिए भी है कि मैं जैसे कहा कि हम एक अपार्थाइड माहौल में रह रहे थे। पाकिस्तान टीम नहीं आती थी, हमारे कई प्लेयर्स ने 70 टेस्ट खेल लिए थे, पाकिस्तान में एक मैच नहीं खेला था। तो ये एक तो पहले बहुत बड़ी बात है कि हम फिर भी रेलेवेंट रहे, अफ्लोट रहे। इसके ऊपर मुझे कोई शक नहीं है कि हमने हर चीज़ ट्राई कर ली है। सामने बाहर का भी बंदा बुलाया है, अपने बंदों के साथ दिया, और आपको पता है कि मैं क्रिकेट खेला हूँ तो मुझे आइडिया है कि शारक। इकबाल भाई, ये हमने शॉट इसलिए सुनाया था कि लोगों को पता चले कि चेयरमैन पीसीबी क्या फरमा रहे थे, जो आपने रेफरेंस दिया। लेकिन सर, ये सिलेक्शन पे भी तो जरा बात कीजिएगा। मोहम्मद अली का टेस्ट डेब्यू, जाहिद महमूद का टेस्ट डेब्यू, हारिस रऊफ 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, मोहम्मद अब्बास कहाँ हैं सर, मीर हमजा कहाँ हैं, अबरार आपके मिस्ट्री स्पिनर थे। ये सिलेक्शन किस मेयार की हुई है? देखिए, हम सिलेक्शन से पहले मैं रमीज की थोड़ी बात कर लूं कि ऐसी पिचेस नहीं बनती, T20 वनडे की पिचेस बनती हैं। इनको बताएं कि यही रावलपिंडी की पिच थी जहां मोहम्मद जाहिद ने विकेटें ली थी, याद है आपको, न्यूजीलैंड के खिलाफ। यही रावलपिंडी की पिच है जहां शोएब अख्तर ने डेब्यू किया, तेज तरीन बॉलिंग की। इस पिच पर हम 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच जीते। यही रावलपिंडी की पिच थी जहां हसन अली ने 10 विकेटें ली। तो आखिर कौन सी पिचें हम नहीं तैयार कर पा रहे, क्या बताना चाह रहे हैं? 1.25 साल हो गए, 1.25 साल में रमीज राजा ने 13 सितंबर 2021 को चार्ज लिया था, 1.25 साल में कुछ नहीं कर सके। मेरी तो समझ से बाहर है। वही बात हुई ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है कि अपना ब्लेम यू किसी और पे डाल दो। और जहां आपने सिलेक्शन की बात की, तो जो लैपटॉप चीफ सिलेक्टर हैं वो बड़े टेलीविजन चैनल्स पर आके आपके पास भी इंटरव्यू देते हैं, हमारे पास तो नहीं आते। अगर मेरे पास आए तो मैं उनसे ऐसे सवालात करूं कि पता चले। सिर्फ वो 18 टेस्ट मैचेस, 25 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। मोहम्मद वसीम ने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन भी स्कोर नहीं किए, और वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बने हुए। वो फवाद आलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, अजहर अली को, बाबर आजम को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या उन्होंने सिलेक्शन की? कौन सी सिलेक्शन थी? आपका बॉलिंग अटैक अब्दुल गफ्फार इस टेस्ट मैच में सिर्फ 15 टेस्ट मैचेस के तजुर्बे वाला बॉलिंग अटैक था। 13 टेस्ट मैच नसीम शाह ने और 2 सलमान अली आगा ने खेले। सलमान अली आगा को कहते हैं कि बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर है। क्या किया उन्होंने? इनके मुकाबले में उनको विल जैक्स को देख ले कि 6 विकेटें ली अपने डेब्यू टेस्ट में ऑफ स्पिन बॉलिंग के जरिए। तो आप कौन सी सिलेक्शन करते हैं? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? मेरे ख्याल में ये सिर्फ 10-11 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, टेलीविजन पर आ रहे हैं, बस अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। अब अगर ये बात करें इकबाल साहब के, मोहम्मद अब्बास जो कि काउंटी में खेलते हुए आ रहे हैं, मीर हमजा की 380 विकेटें हैं, अबरार को आपने जी मिस्ट्री स्पिनर करार दे दिया। अब चीफ सेलेक्टर ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि भाई हम यासिर शाह की फिटनेस के प्रॉब्लम है, एक तो बड़ी जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं। मुझे लगता है इकबाल भाई ये वो चक्कर तो नहीं जैसे एक बदवाने वसीम अकरम को किसी ने दरियाफ्त कर लिया था तो जी क्रेडिट दिया जाता है जावेद मियादाद को या दूसरे लोगों को। क्या क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि बहुत सारे डेब्यू करा दें, कोई हीरा जी मैंने ढूंढ के दे दिया? मुझे तो खाम खाम की जिद लगती है ये। अपनी दरअसल नौकरी पक्की करना चाह रहे हैं मोहम्मद वसीम। आपको पता है कि वो उनको जिस सिफारिश की बुनियाद पर वो चीफ सेलेक्टर बने थे, अब उनकी वो सिफारिश रही नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास ये, हमारे पास वो। आप मुझे बताएं ना, बैकअप टैलेंट कहाँ गया? हसन अली चले, उसकी परफॉर्मेंस खराब थी, तजुर्बाकार था। कहाँ गया मोहम्मद अब्बास? कहाँ गया यासिर शाह जो सीजन कैंपेन? फहीम अशरफ को आपने टीम में रखा, उनको खिला नहीं रहे। जो सीजन कैंपेनर्स थे आपने उनको तो मौका ही नहीं दिया। फिर कहाँ गया साजिद खान? इन्हीं के दौर में आया था जिसने 20 विकेटें ली थी टेस्ट मैचेस में। कहाँ चला गया वो ऑफ स्पिनर? कोई इनसे पूछे ना, कोई वजह तो भी कहते हैं कलामी इवन नुमान अली स्क्वाड में मौजूद हैं, सबसे ज्यादा वो खेलते हुए आ रहे हैं, आपने उन्हें भी ड्रॉप कर दी। कि डेब्यू कराने का एक फैशन हमारे यहाँ आ गया है कि जी हमने बहुत सारे डेब्यू कराने हैं और फिर क्रेडिट ले लेना है। मुझे तो ऐसी सूरत हाल लगती है जैसे हम कुछ क्रेडिट लेना चाहते हैं। यही हमने किया है अपनी T20 टीम के साथ, खुशदिल को खिला के, आसिफ को खिला के, हैदर अली को खिला के। लगता है कि हम कोई हीरे तराशना चाह रहे हैं।
कोई इनका विजन नहीं है। हीरे क्या तलाश करेंगे, ये पत्थर ला ला के डालते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के दहाने की तरफ गामजन है। नोमान अली आप देखें, जैक लीच ने कितनी अच्छी बॉलिंग की उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, तो नोमान अली भी इन विकेट पर अच्छी कर सकता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये 11 रुकनी टीम या ये 18 रुकनी टीम कौन मुंतखब कर रहा है। अजहर अली के आप पूरे 100 टेस्ट करवाना चाहते हैं, 95 टेस्ट मैच थे। इस मैच से पहले अजहर अली सीजन कैंपेनर है, 12 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, 2010 से। क्या किया? आज उनकी जरूरत थी, आज उन्होंने क्या कर दिया? मोहम्मद रिजवान T20 के स्पेशलिस्ट हैं, जब टेस्ट मैच की बारी आती है मोहम्मद रिजवान की बैटिंग बिल्कुल ही इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। तो आखिर कोई इनसे पूछे ना कि आपने शान मसूद को टीम के साथ रखा हुआ है, उसको नहीं खिलाते। आपने फवाद आलम को गोल्ड टेस्ट में जो दूसरा टेस्ट खिलाया, उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर टीम से बाहर कर दिया। तो आपके सिलेक्शन में मुस्तकिल मिजाजी कहाँ है, कंसिस्टेंसी कहाँ है? कोई इनसे पूछे तो सही। अब्दुल गफ्फार, आप तो इनसे, आपके तो ये हाथ आ जाते हैं, आप इनसे सवाल तो किया करें डॉन न्यूज के नाजरीन के लिए कि कौन से लोग तो सारे सवाल किए, ये पूछा उनसे कि आपके यासिर शाह कहाँ हैं, वो फरमाते हैं जी वो इंजर्ड हैं। मैंने पूछा जी मीर हमजा कहाँ है, जी वो इंजर्ड हैं। फिर वो फरमाते हैं जी कि जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप की बड़ी अच्छी है। मैंने उनको याद कराया कि आपके पास तो ऑलराउंडर ही कोई नहीं था। ये सारे सवाल इकबाल भी उनसे होते हैं, लेकिन बात वो है कि जवाब वो दिए जाए ना जो मौजूद हो उनके पास। जो आए बाए शायद उन्होंने की वो कर ली मेरे पास, मैं भी मुतमईन नहीं हूं जवाब से। लेकिन चलिए सर, जी जी, उनसे आप सवाल करेंगे गंदुम, जवाब देंगे चना। उनसे पूछें कि आज साफियों को ब्लॉक करना भी शुरू कर दिया। हमारे दोस्त है कादिर ख्वाजा, उन्होंने भी ट्वीट किया तो उनको ब्लॉक किया। लेकिन चलिए 12 उनकी कोई बात हुई होगी। लेकिन चलिए इकबाल भाई, चल चलाओ का जब वक्त आता है तो इस तरह की हरकतें शुरू हो जाती है। इकबाल भी हमें डेफिनेटली कुछ बैस बॉल की बात करना पड़ेगी। इंग्लैंड की सर ये जो टेस्ट टीम है, आपने माशाल्लाह दुनिया भर में क्रिकेट कवरेज किया, आपका बड़ा वसी तजर्बा है सर। ये क्रिकेट भी कोई अलग अंदाज की खेल रहे हैं, उनको भी दाद देना पड़ेगी। कोई उनके अंदर खौफ नहीं है। 506 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 4 सेंचुरियाँ बना दी। आई थिंक जहाँ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करें वहाँ ज़रूर मैकलम और स्टोक्स की ना सिर्फ तारीफ करनी है, बल्कि ये भी कहना है कि हमारी टीम मैनेजमेंट भी इनसे कुछ सीखे। बिल्कुल आपने सही कहा। जब से ब्रेंडन मैकलम ने चार्ज लिया, ये 8वां टेस्ट मैच था इंग्लैंड का, और 8 में से इंग्लिश टीम 7 टेस्ट मैच जीती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल एक नया चेंज आया, ट्रांसफॉर्म हो गई। बेन स्टोक्स कप्तान बन गया, जो रूट ने कप्तानी छोड़ दी, और उनका अग्रेशन नजर आता है। जिस तरीके से पहले ही ओवर में इस टेस्ट मैच के 14 रन ले लिए थे उनके ओपनर्स ने, तो उनका पता चलता है। फिर जब सेकंड इनिंग में वो बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने अपनी विकेटों की परवाह नहीं की, उन्होंने अपना रन रेट बरकरार रखा ताकि पाकिस्तान के लिए एक टारगेट सेट करें। तो हमारे कोच क्या करते हैं? हमारे कोच कहते हैं कुदरत का निजाम है। अब उनसे पूछे कि कुदरत का निजाम तो है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को, वो कायनात का खालिक है, बनाया है, लेकिन वो कहता है इंसानों को कि खुद भी तो कोशिश करो। बिल्कुल, कुदरत पे सब कुछ छोड़ दोगे। तो मेरे ख्याल में हमारे हेड कोच को भी सोचना चाहिए, हमारे बैटिंग कोच को भी सोचना चाहिए, और हर आदमी का, अब्दुल गफ्फार इन्होंने असिस्टेंट रखा हुआ है। सकलैन मुश्ताक का असिस्टेंट जो है वो शाहिद असलम है। मोहम्मद यूसुफ जो थे वो मैथ्यू हेडन के साथ थे। फिर शॉन टेट के असिस्टेंट उमर रशीद रख लिए। आपने फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद को रख लिया, जिसने कोई क्रिकेट फर्स्ट क्लास खेली होगी लेकिन टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। तो आप अपनी मंजूर नजर लोगों पर जब इनायतें करेंगे तो फिर यही नतीजा सामने आएगा। इकबाल भी अब जरा रहनुमाई फरमाइएगा, आपकी जो क्रिकेट नॉलेज है जबरदस्त है, कि ये अब करना क्या है। क्योंकि देखें रमीज राजा साहब का BBC टेस्ट मैच स्पेशल पे सर जो बयान है ना, ज़ाती तौर पर मुझे बहुत एम्बेरसमेंट लगी। वो कहते हैं जी हम बहुत दूर हैं कि हमको टेस्ट मैच तैयार कर लें। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अभी 2021 में हसन अली ने इसी ग्राउंड पे 10 विकेटें ली हैं। हम ये किस तरह के बयान दे रहे हैं? आपने एक और बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, ये शायद क्रिकेट से हटके है लेकिन जर्नलिज्म के हवाले से, BBC पे उनका अंदाज़े बयान कुछ और होता है। जब वो पाकिस्तान मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे कोई लड़ाई हो जाएगी, अभी कोई जो है ना आर्गूमेंट्स हो जाएंगे। मुझे इसकी कोई वजह समझ नहीं आई, आपके पास कोई वजह है इसकी? देखिए उन्होंने सबको हिदायत की हुई, जो चेयरमैन करता है वो उनके प्लेयर भी करते हैं। आपको याद है रिजवान किस तरीके से वो कह रहे थे कि वो जलील होगा जो हमें कहेगा, नहीं तो हम होंगे। फिर आप सकलैन मुश्ताक को देख लें, कुदरत का निजाम है, वो कहानी शुरू कर देते हैं कि एक साहब जा रहे थे, गधा जो था उनके साथ था, और फिर पहले उन्होंने बेटे को बिठा दिया, किसी ने कहा ये क्या किया, फिर वो खुद बैठ गए, किसी ने ये कहानियां सुनाते। आप जो बाबर आजम का रवैया देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सवाल कुछ करो मजाक में उड़ा देते। नसीम शाह का रवैया देखें, ये माइंड सेट है। ये रमीज राजा ने लगता है इनको सबको हिदायत दी हुई है, ऊपर से नीचे तक आ गया है। इसको सोचना पड़ेगा। दुनिया के आपने दीगर बैट्समैनों की या दीगर खिलाड़ियों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब्दुल गफ्फार अटेंड की, कितने डिसेंट अंदाज से जवाब देते।
जिस चीज का जवाब नहीं देना होता कहते हैं नो आंसर। अभी आप जो रूट ने इस टेस्ट मैच से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरीके से उनसे कप्तानी का पूछा, उन्होंने कहा नो आई डोंट वांट टू कैप्टन इंग्लैंड अगेन। हमारे वाले हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तानी सहाफियों को तो वो कुछ समझते ही नहीं है ना। रमीज राजा ने ऐसा सेट किया है माइंड सेट कि अब आप जो है आपने अग्रेशन इख्तियार करना है, तो आप अग्रेशन इख्तियार करके हार जाते हैं। क्या फायदा ऐसे अग्रेशन का। चलो एक बार भी अब थोड़ी उम्मीद की बात करते हैं, क्योंकि 2 टेस्ट मैच बाकी हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान कैन कम बैक, क्योंकि मुल्तान की पिच अभी आपने जैसे कहा मोहम्मद यूसुफ साहब आप पहुंच गए हैं, अल्लाह खैर ही करे, क्योंकि रमीज राजा तो खुद कह चुके हैं कि न्यूजीलैंड में ऐसी ही विकटें बनेंगी। इकबाल भी करना क्या है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज नहीं है? क्या हम ये बस बयान दे के पीछे हट जाएं कि हम पिचें नहीं बना सकते, या कल को ये बयान ना आ जाए कि हम मैच भी नहीं जीत सकते? तो पाकिस्तानी फैंस तो इसको पसंद नहीं करेंगे इस तरह के बयान तो। देखिए कहते हैं ना इन्नमल अमाल बिन नियत, अमाल का दारोमदार नियत पर होता है। अगर आपकी नियत साफ होगी, आप मेरिट पर टीम का सिलेक्शन करेंगे। बड़ा टैलेंट है, मैं कब कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। आप शान मसूद को क्यों नहीं खिलाते? शान मसूद इतना अच्छा प्लेयर है। चले सऊद शकील को आपने घुमा फिरा के डेब्यू कराया, आज उसने 70 से ज्यादा रन स्कोर किए ना। अगर आप टीम का सिलेक्शन मेरिट की बुनियाद पर करें, बजाय इसके कि आप तजर्बात करते फिरें। आप देखें ना इन द एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक ने क्या किया, कितनी धुनाई हुई उसकी। और फिर अगर आप प्रॉपर तरीके से, यासिर शाह लोग कहते हैं फिट है, वसीम आपको कह रहे हैं अनफिट है। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। अब्दुल गफ्फार जो आदमी तजुर्बाकार होता है, हसन अली हम उसको उड़ाते रहे, लेकिन हसन अली भी एक सीजन कैंपेनर है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन आप खिलाएंगे मोहम्मद अली को, 30 साल की उम्र में आपने फास्ट बॉलर को डेब्यू करा दिया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। आप कहते हैं डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे, तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस तो कामरान गुलाम की भी बड़ी अच्छी थी, जिसने पाकिस्तान का डोमेस्टिक का रिकॉर्ड बनाया था 2 साल पहले। वो कहाँ है? उस्मान सलाउद्दीन कहाँ चला गया जो डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा रहा है? आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम सेलेक्ट करते हैं, और जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा है। नियत साफ रखे, मेरिट पे टीम सेलेक्ट करे, कोई वजह नहीं कि हमारी टीम इंग्लैंड को ना हरा सके। सर अब ये जो 5 टेस्ट मैचेस थे, आपको याद है बाबर आजम ने खुद भी कहा था कि मैं 4 टेस्ट मैचेस जीतने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप 2 पोजीशन पे आने के लिए। लेकिन लगता है ऐसा सर इन पिचेस को देखकर कि हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मतलब भी पता है कि क्या होता है, या इसमें क्वालिफाई करने के लिए, जीत के लिए आपको क्या फैसले करने होते हैं। मुझे तो लगता है बस हम T20 और वनडे पे फोकस किए बैठे हैं और हमें टेस्ट क्रिकेट से कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आप देखें ना कि इंग्लैंड की टीम तो आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप के 7वें नंबर पर है, पाकिस्तान 5वें नंबर पर। पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका था, और 5 टेस्ट मैचेस हमारी होम सॉइल पर, होम ग्राउंड पर, होम कंडीशन में थे। एक हो गया, हार गए। अभी 2 इंग्लैंड के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी है। तो इनसे कोई पूछे ना, इतने बड़े बड़े दिमाग हैं। रमीज कप्तानी कर चुके हैं पाकिस्तान की, यूसुफ कप्तानी कर चुके हैं, सकलैन मुश्ताक जो है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ अटैच रहे। क्या इन लोगों को नहीं पता कि क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी? वक्त की कमी है। सकलैन मुश्ताक का भी होता सर फरवरी 2023 तक है। क्या वक्त आ गया सर के मिकी आर्थर जैसे जो कोच थे हमारे पास, जिन्होंने इस टीम को नए चेहरे दिए, उनको रोशनास करवाया, बाबर आजम को ही बैक करते रहे? क्या समझते हैं सर हमें अब ये बेसबॉल और ये मैकलम वाली अप्रोच देख के? तो सर हमें तो लगता है जैसे वो मेट्रो बसें चलती है ना अब कराची में, तो पुरानी बसें देख के ना बंदे को लगता है कि बहुत पुरानी हो गई हैं शायद वो। तो मुझे तो अब ये ज़रा रियली फील आ रही है कि हमें बहुत ज़्यादा अपने क्रिकेटिंग माइंडसेट को इस पर अपडेट करने की ज़रूरत है, जो एक अच्छा फॉरेन कोच शायद लेकर आएगा। देखें फॉरेन कोच, हमें तो ऐसा कोच चाहिए जो रमीज भाई कहे। फॉरेन कोच कहाँ से रमीज भाई कहेगा? हमें ऐसा कोच चाहिए कि जो हर बात पर सरे तस्लीम खम करे अपनी नौकरी बचाने के लिए। फॉरेन कोच आएगा तो वो डेफिनेटली आर्गू करेगा आपके साथ, तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में ये लोग चाहते हैं कि बस इनके आगे हाथ बांधकर कोई खड़ा रहे और वही सब कुछ करता रहे। अब आप मुझे बताएं ना, ड्रॉप इन पिचेस से क्या फायदा होगा? रमीज जो कह रहे हैं पाकिस्तान जूनियर लीग से क्या फायदा हुआ आपको? 1.25 अरब रुपए खर्च किए, वही अगर पैसे आप चले ड्रॉप इन पिचेस के पैसे अगर आप इन पिचेस पे लगा दें, आप शिप के जरिए, बहरी जहाज के जरिए मंगा रहे हैं। क्या हमारे मैदानों पर रग्बी होती है? क्या हमारे मैदानों पर फुटबॉल होती है? हमारे यहाँ कितने टेस्ट मैचेस होते हैं साल में? आप ड्रॉप इन पिचेस का आप नए नए आइडियाज दे रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट को बजाय इसके कि कामयाबी की राहों की तरफ गामजन करे, लोगों से बज़िल इकबाल भी आपको तो काफी रिकॉर्ड याद होते हैं। ये क्या 80s में, 70s में, 60s में जब ड्रॉप इन पिचेस नहीं थी, जब रमीज राजा चेयरमैन नहीं थे, हम तो बहुत ज़्यादा जीतते आए हैं। इंग्लैंड ने तो बहुत मुश्किलों से, मुझे याद है रमज़ान में मगरिब की अजान हो रही थी, पहली मरतबा नेशनल कराची में टेस्ट मैच जीता, तो वो तो सालों उनको इंतजार करना पड़ा। ये अचानक से बयान ऐसे आ रहे हैं जैसे हमने कभी 50 साल में पाकिस्तान में कोई जीता नहीं। जरा रहनुमाई कर दीजिएगा, हमारा तो बड़ा शानदार होम रिकॉर्ड रहा है सर। हमारा रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त रहा है। हमने इंग्लैंड को 87 की सीरीज में हराया, फिर उसके बाद 2000 में अगरचे हम एक टेस्ट मैच हारे, लेकिन हमने बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी है अपनी सरजमीन पर।
अब ये कह रहे हैं रमीज राजा ने 1984 में अपना डेब्यू किया था, मुझे याद है, इंग्लैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में। रमीज खुद खेले, वो कहते हैं हम पिचेस तैयार नहीं कर सकते। कौन सा चेयरमैन ऐसा होता है जो कहता है पिचेस तैयार नहीं कर सकते? 1.25 साल हो गए आपको, आपने तवज्जो दी पिच तैयार करने पर? अगर आप तवज्जो देते। और सर, वो गैर मुल्की माहिरीन भी तो बुलाए गए थे लाहौर में, वो क्या करने आए थे? वो सिर्फ डॉलर्स लेने आए थे, वो गैर मुल्की करेंसी में पैसे लेने आए थे। अभी इनका दरअसल माइंडसेट गैर मुल्कियों की तरफ ज्यादा है। अब आप देखें ना, पाकिस्तान जूनियर लीग में इन्होंने जो मेंटोर बनाए उनको करोड़ करोड़ रुपए दिए। अब मुझे बताएं, कॉलन मनरो क्या मेंटोर बनने के काबिल है? चले माना विवियन रिचर्ड इस काबिल है, डैरन सेमी इस काबिल है, लेकिन कॉलन मनरो को भी इन्होंने मेंटोर बना दिया। ये दरअसल गोरी चमड़ी से बहुत मुतासिर हैं, चाहते हैं कि उन्हीं का जो है ना, जो कुछ वो करते हैं वही हम करें। जो वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। इकबाल भाई, आखिर में कैन पाकिस्तान मेक अ कमबैक इन दिस टेस्ट सीरीज? मुझे उम्मीद है, अगर सही पिच बनाए, सही टीम सेलेक्ट करें, कोई वजह नहीं। आप देखें ना, हमारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन ईमानदारी से, दयानतदारी के साथ, कुदरत के निज़ाम पर यकीन रखने के साथ साथ खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर भी यकीन रखें, उनके टैलेंट पर भी यकीन रखें, तो कोई वजह नहीं कि हम कामयाबी हासिल ना कर सके। मुझे अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत सकता है, अगरचे मोरली डाउन है अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान नफसियाती तौर पर एक टीम जो है वो एकदम से टेस्ट मैच हार गई, नफसियाती दबाव होगा, 3 दिन के बाद दूसरा टेस्ट मैच 4 दिन के बाद शुरू हो रहा है, लेकिन जीत सकता है पाकिस्तान। चलिए, पाकिस्तान जीत सकता है, कहना है मिर्जा इकबाल बेग साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम और तबसरे के लिए। आज हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, बल्कि तीसरे भी हमें ज्वाइन करेंगे, और एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियन शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, उनके साथ टीम मैनेजर, जो कि आज पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जा रही है, थाईलैंड, और अरमगान मुकीम जो उनके टीम मैनेजर हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शहजाद साहब, पहले तो आपसे मैं जो है वो आगाज़ करूँगा। एशियन चैंपियन आप बने, आपने टाइटल मालदीव में जीता, तो गोल्ड मेडल आप जीते थे, तो क्या कहेंगे पहले उस इवेंट के बारे में बताइएगा, फिर आज आप जा रहे हैं। मुझे ये भी मतलब मजे की बात है कि यहीं पे आप देखें ट्रैक सूट ये लोग पहन कर आए हैं, पाकिस्तान टीम का जो ऑफिशियल ब्लेजर है, और फिर यहीं से इनको जो है वो एयरपोर्ट भी कुछ देर में रवाना होना है। शहजाद साहब, तैयारी तगड़ी आपकी एक और मेडल के लिए? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तगड़ी है, बाकी कोशिश बहुत करिएगा, इंशाल्लाह मेडल लेकर। तगड़े तो खैर आप दिखाई दे रहे हैं, तैयारी भी तगड़ी होगी। तगड़ी तैयारी है, पर मुकाबला भी टफ है, इंशाल्लाह वहाँ भी मतलब मज़ा आएगा। मालदीव में सर जो आपने जीता, चूँकि बड़ी हौसला अफजाई होती है, खेल नौजवानों में बड़ा मकबूल है, ये बॉडी बिल्डिंग हमें भी ज़माने में शौक था, फिर थोड़ा कम हो गया मसरूफियत की वजह से, बट गली गली मोहल्ले मोहल्ले जिम्स मौजूद हैं, फिर लोग जो है ना वो मेहनत करते हैं। सो ये जो कामयाबी आपकी है सर, इसमें कितनी मेहनत हुई आपकी? बड़ा मुश्किल काम है सर, खुराक मेंटेन करना, पैसे बड़े रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये कहना तो बहुत आसान है आप जीत गए, मेहनत कितनी हुई सर? सर मेहनत तो बहुत है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, कोई टाइम ऐसा नहीं होता, बस रेस्ट करना है और बस अपनी ट्रेनिंग करनी है, और कुछ नहीं होता है बस। चलिए अरमगान, आप जा रहे हैं आज थाईलैंड, 7 रुकनी आपकी टीम है, 13th वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, कुछ इसके बारे में बताइएगा, और शहजाद जैसे हीरे आपके पास मौजूद हैं, तो हम उम्मीद रखें इंशाल्लाह और मेडल्स की। जी, थैंक यू भाई, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया सबसे पहले, और आप ही के चैनल से हम अपने जनरल सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट कवर मोइज़ खान साहब, जो कि ऑनर हैं CEO टॉप सिटी के, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि टीम की रहनुमाई की और उनको प्रमोट किया और स्पॉन्सर दिया है। और 13 वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, जिसके अंदर बॉडी बिल्डिंग और स्पोर्ट्स फिजिक भी इसके अंदर कंपटीशंस हैं। एथलेटिक फिजिक के अंदर मास्टर मेंस बॉडी बिल्डिंग, सीनियर और जूनियर बॉडी बिल्डिंग के अंदर पाकिस्तान के तनसाज इंशाल्लाह अपना भरपूर हिस्सा लेंगे। और जैसे कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन अंडर सुपरविजन ऑफ जनाब सोहेल अनवर साहब 91 मेडल अचीव कर चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में 91 मेडल अचीव करना एक बहुत बड़ा कारनामा है, और अभी भी हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह लड़के पहले की तरह मुसलसल, हमारा गोल्ड भी आया, सिल्वर भी आया, ब्रॉन्ज भी आया, और हमें फ़ख्र है कि हम जिस सुपरविज़न के साथ काम कर रहे हैं और हमारे एथलीट जिस तरह से अपना तकदोब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी यूथ को जो मैसेज जा रहा है फिटनेस के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से, यही वजह भी थी हमके आप लोगों को मदऊ किया जाए कि क्रिकेट के अलावा जो दीगर खेल हैं उनके बारे में लोगों को पता चले। शहजाद, मुझे ये जरूर बताइए कि क्रिकेटर्स या जो इवन फुटबॉलर हैं, इनके पास तो ऑब्वियसली नौकरियाँ आ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मैं आपके थ्रू जानना भी चाहता हूँ कि अब आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा खाना पड़ता है, डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, ट्रेनिंर्स हैं, बट फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैसे आप देखते हैं? मतलब ये क्या पार्ट टाइम ही काम हो सकता है? कोई बंदा करे कि बहुत तगड़ा है, नौकरी करता है, साथ कर ले, या इसको आप मतलब एक कैरियर बना सकते हैं? आपके ख्याल में इसमें कोई गुंजाइश होती है? कोशिश ये करिए कि इसका कैरियर बनाने के लिए अपने इसलिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेहनत, डाइट भी बहुत टफ होती है, फिर इसमें आपको पता है इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। एक तैयारी करना बहुत मुश्किल काम होता है,
एक तैयारी के बाद सर अभी जो आप एशियन गोल्ड मेडलिस्ट जीते, कब से तैयारी कर रहे थे, कितने साल ये लगे, 2-4 महीने इसका की तैयारी। रोजमर्रा का शेड्यूल क्या है, इसके जो फाइनेंशियल हैं, इसकी जो ट्रेनिंग्स हैं, मुझे पता है सुहेल साहब अपने जिम में वगैरह में सबको आप लोगों को वो फैसिलिटेट करते हैं, बट ये कितनी मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है? ये तकरीबन मेरे को 40 ईयर्स हो गए। हाँ। और अभी रिसेंट टाइम में जो आपने मेहनत की उसके बारे में बताइए। अभी ये जो मैंने मेहनत करी तकरीबन 3 महीने की तैयारी है, ठीक है, 3 मंथ की तैयारी है, और इसमें बाकी इसमें क्या क्या शामिल है? टाइमिंग, इसमें खुराक, टाइमिंग है, डाइट इसमें क्या है। इन्वेस्टमेंट होती है, सारा कुछ इन्वेस्टमेंट तो बहुत है, मैं बताने जाऊँ तो आपको नहीं, फिर बताइए आपका ना ताकि लोग जाने इसको। टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं नहीं, आप बताएं, हम सुन रहे नहीं, हैं। इन्वेस्टमेंट तो अच्छी खासी लग जाती है, दिन के 5,000 रुपये तो लगते हैं। ओके। अब Maximum। अरमान डेफिनेटली जो भी हमारे यहाँ खेल है, चाहे वो वैसे भी कोई खेल हो, और जब प्रोफेशनली आप खेलते हैं, यू नीड सपोर्ट, जी। आप क्या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे, या जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, क्योंकि अगर मेडल जीत रहे हैं आप लोग, जी। पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे जी, हैं, तो बिल्कुल फिर उसी तरह की बैकिंग होनी चाहिए। कोई हौसला नहीं हुई मेडल जीतने पर? नहीं सर, बस जमा खर्च है, लफ्जी ज़बानी है कि जी करेंगे, और हमें तो प्राइवेट स्पॉन्सर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कमर मोइज़ खान जो कि सपोर्ट कर रहे ठीक है। हैं। और साथ में मैं शहजाद भाई की बात में ऐड ऑन करता चलूँ कि इनकी 3 महीने की तैयारी तो अभी की है, इससे पहले इनकी 4-6 महीने की तैयारी एशियन बॉडी बिल्डिंग की थी। जी जी। एक बॉडी बिल्डर का सालाना 10 से 12 लाख रुपया उसकी डाइट का खर्चा है, सिर्फ डाइट का। टफ रूटीन्स हैं, सुबह उठते हैं, 2-3 दफ़ा वर्कआउट्स करते हैं, जॉब्स करते हैं, घर देखते हैं, और इतना आसान नहीं है। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जब जा रहे हैं थाईलैंड, तो पाकिस्तान की जो बॉडी बिल्डर्स हैं बोलते हैं कि स्पोर्ट फिजिक भी एक कैटेगरी जिसके अंदर हमने मेडल्स भी जीते। उस्मान और हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, कुछ पहले तो बता दीजिएगा, व्हाट इज स्पोर्ट फिजिक, हाउ डिफरेंट फ्रॉम दैट बॉडी बिल्डिंग, और फिर आपकी तैयारी कैसी है इस बार इस इवेंट के लिए? सर अस्सलाम वालेकुम। बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा सा डिफर करती है स्पोर्ट्स फिजिक। बेसिकली जो लोग बॉडी बिल्डिंग को पसंद नहीं करते और मैसिव नहीं मतलब हो सकते, अपने आप को बिल्ड कर सकते, तो वो स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी को मतलब उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ी सी डिफरेंस है, पोजेस डिफरेंट होते हैं इसके, और थोड़ा सा कॉस्ट्यूम डिफरेंट होता है, बस ये मेन डिफरेंस होता है। उसके अंदर शॉर्ट्स होती हैं, इसके अंदर आपकी ब्रॉड शॉर्ट्स होती हैं आपकी नीज तक। और शहजाद साहब को देखकर आपको देखकर जो फर्क नजर है, मुझे लगता है मैं भी स्पोर्ट फिजिक में से जा सकता हूँ, क्योंकि इतनी सारी बॉडी बिल्डिंग बनाना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इस इवेंट के लिए कैसी तैयारी है? और वही सवाल आपसे उस्मान के, प्रोफेशनली इस चीज़ को कैरी आउट करना, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्रिकेटर, फुटबॉलर्स वगैरह पर कैरियर परसू कर सकते हैं, बट आप लोग की मोटिवेशन क्या है? क्योंकि मुझे पता है सोहेल पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो है बहुत आप लोग के लिए एफर्ट्स कर रही है, बट हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे जब आप लोग मेडल्स जीतते हैं या जब इस तरह के इवेंट में जाते हैं? पहले तो अच्छी बात है, आई थिंक पाकिस्तान बॉडी फेडरेशन को, बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को मुबारकबाद कि एटलीस्ट वो आप लोगों को भेज रहे हैं और पार्टिसिपेशन हो रही है, पाकिस्तान का नाम, या हमारे फुटेज भी चल रहे हैं आप लोग के जो आज मुकाबला हुआ। तो उस्मान, कैसी तैयारी है और गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? सर अल्लाह का शुक्र है, तैयारी तो हमारी बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह हम होपफुल भी हैं कि हम मेडल्स लेकर आएंगे। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से सुहेल साहब को, अरमान साहब को, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं खुरम साहब, मोई साहब, उनको थैंक यू भी कहता हूँ कि उनकी सपोर्ट की वजह से और उनकी ही काबिज की वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम पाकिस्तान को चलिए, आपने पहले मेडल जीता है, हमें एक और मेडल जरूर जितवाएं, फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे। आखिर में अरमान, एक मेरे ज़हन में सवाल ये था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ये जो बहुत हमारे कामयाब लोग हैं, शहजाद, उस्मान, ये सामने, बट हमने देखा, अब शुक्र है बहुत अरसे से ऐसी खबरें नहीं आई, मतलब प्रोटीन और कोई सप्लीमेंट के चक्कर में बहुत सारे बच्चों की जानें भी गई। तो आज इस प्लेटफॉर्म से सर इस टॉपिक पे भी जरूर बात करिए कि आपने किस तरह खतरात से भी दूर रहना है, और जो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है हेल्दी, उसको भी मेंटेन रखना है। जी सर, सिंपल इज़ दैट कि किसी भी किस्म के डिस्करेज करें, कोई भी अगर आपसे किसी भी किस्म की ड्रग्स, फूड या ऐसी किस्म की चीज़ कहता है, वी हैव अ नॉर्मल हेल्दी रूटीन। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बताई हैं, जल्दी खाएं, टाइम पे खाएं, अच्छा खाएं, हमारी सुन्नत भी है, टाइम पे सोएं, टाइम पे। चलिए, आपने कहा ना अच्छा खाएं, और यही अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया उस्मान। इससे पहले हमारे दोस्त में रमजान मौजूद थे, और पुराब दीपले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।